बैनर्जी हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये लाइव वीडियो मैं विथ क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपके भी यदि क्वेश्चन होंगे मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के, तो आप भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज फार एज पॉसिबल। प्लीज गो अहेड मिस्टर देवेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और हार्ट बीट आकर चली जाती है। ऐसे में मुझे आगे क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी इस तरीके का रिपीटेड एबॉर्शन, मतलब 2 एबॉर्शन को कुछ डेफिनेशन रिपीटेड एबॉर्शन मानते हैं, कोई लोग 3 को मानते हैं। और जो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होती है वो अधिकतर जो सीड होता है, जो एग्स होते हैं फीमेल के, उसमें प्रॉब्लम होने के कारण वो पनपता नहीं है। और कुछ हद तक ये ठीक भी है। मेरा डिक्टम एकदम क्लियर है दैट कि बच्चा हो तो अच्छा हो। और नॉर्मली जो बच्चा, जो भी बेबी, जो भी कंसेप्टस, जो भी प्रेगनेंसी मदर की कोख में ही सुरक्षित ना हो और आगे नहीं पनप सकता, तो उसको पैदा भी नहीं होना चाहिए। तो कुदरत उसको स्विच ऑफ करती है। दैट इज ए प्रोटेक्टिव फिनोमेना। अब बात आती है कि ये क्यों हुआ। तो मोस्टली यदि आप किसी भी महिला के 1 साल के लाइफ स्पैन में जो उसके 12 एग्स निकलेंगे, हर महीने 1 एग निकलेगा, उसमें से 5 या 6 एग, इवन समटाइम्स 7 एग्स क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं रहते। उसमें यदि प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है। तो इसके लेके बहुत परेशान नहीं होते। यदि आपके आगे की प्रेगनेंसी में भी, भगवान ना करे, बट ये प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका भी जेनेटिक टेस्ट कराएं और अपना भी पूरा टेस्ट कराएं। वो टेस्ट हम लोग सब यहाँ करते हैं। बट 2 एबॉर्शन में डोंट गेट टू मच डिसहार्टेंड, गो अहेड विद द न्यू प्रेगनेंसी। कोई यदि आपको बोलता है 6 महीने 1 साल वेट करिए, वेट मत करिए। आप 2-3 महीने बाद ही अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। सर, ओसीपी impacts on egg quality for upcoming IVF cycle as it prevents ovulation? This question I think is from somebody who knows endocrine, and or somebody is going in a group IVF where people they do cycle matching with multiple people with OCPs. One thing should be very clear. Any handling of the menstrual cycle before doing IVF, which is not natural, most of the time we use GnRH agonist to make the cycles in a single line, they all fall in line, or we use oral contraceptive pill. But it has been reported in some literature that oral contraceptive pill pre-treatment with GnRH antagonist protocol, pregnancy rate reduces. I personally avoid OCPs prior doing IVF. I rather do a cycle estimation on day 2 to start with the antagonist protocol, whether everything is okay or not. But this is totally personal for the gynecologist and fertility expert. सर, मेरी वाइफ का यूट्रस स्मॉल है तो पीरियड नहीं आता, डॉक्टर बोलते हैं अंडा नहीं बनता। ऐसी कंडीशन में उसमें बच्चा कैसे आएगा? ये मैं बातें कई बार बता चुका हूँ। यदि पीरियड आता था या दवाई से पीरियड आता है और आपकी ओवरी फेल हो गई है, ओवरी फेल होना कैसे पता करते हैं? आप गायनिक से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि उसमें अंडे बन सकते हैं कि नहीं। यदि ओवरी से हार्मोन नहीं बनते हैं तो उसका असर बच्चेदानी पे रहेगा ही नहीं। जब रहेगा नहीं तो बच्चेदानी अपनी सुप्तावस्था में चली जाती है, आइडल कंडीशन में चली जाती है। तो उसको बोलने लगते हैं कि बच्चेदानी छोटी है। पर बच्चेदानी को यदि आप बाजार से खरीद के, जो कि ओवरी केमिकल बनाती है, उसके द्वारा चलाएंगे तो बच्चेदानी फिर चलने भी लगती है। फिर आप एक डोनेशन लेके अपना बच्चा पैदा कर सकते हो। सर, एज 39 है, AMH लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी IVF चालू हुआ लेकिन अंडे नहीं बन रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? इसका बहुत बड़ा कारण आपको जो FSH-LH रिसेप्टर का जेनेटिक एनालिसिस कराना चाहिए, जो हम लोग करते हैं। और दूसरी बात, कई बार उसमें कुछ मिल सकता है, कई बार नहीं भी मिलता है। दूसरी बात, बहुत सारे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कस्टमाइज चीजें होती हैं। आपको इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस प्रोटोकॉल में ज्यादा फिट होंगे। पर ये चीजें होती हैं, कई बार अच्छे AMH में भी कई बार एग्स नहीं बनते। सर, लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी कराने से क्या फायदा होता है? जिसको LIT बोलते हैं, कई लोग लीड बोलते हैं, लिम्फोसाइट इन्फ्यूजन थेरेपी बोलते हैं।
ये एक एड ऑन थेरेपी है जो कि आपके रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर से आपको बचाता है, पर ये टोटली एक रेड फ्लैग सिग्नल वाला एड ऑन थेरेपी है और मैं पर्सनली उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड नहीं है। दूसरी चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका एंडोमेट्रियम कैसा है, आपके एग्स कैसे हैं, आपकी ब्लास्टोसिस्ट की क्वालिटी कैसी है। गो विद द नेचर, गो नेचुरल एज फार एज पॉसिबल। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको चैनल के कंटेंट और मेरे आंसर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यूट्यूब में अपने देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन 4 लाख क्रॉस हो गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आपसे और गुजारिश करते हैं कि आप केवल इस चैनल को देखिए नहीं, जो देख रहे हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको आगे जो मैं वीडियो डालूंगा उसका इंफॉर्मेशन ईजिली मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।